स्वदेश के लोकतांत्रिक सबसे बड़े बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ अमेरिका और भारत से जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, पब्लिक के मंच पे जुड़ने वाले अपने तमाम साथियों का और अपने तमाम दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। इसीलिए देख लेते हैं किसे आपने वोटिंग में देश की बहस के लिए पहले नंबर का विषय बनाया है। आज के पहले नंबर का विषय है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में क्या खास। इसे 62% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना काल के बाद पहली बड़ी यात्रा के लिए, पहली बड़ी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए। इससे पहले कोरोना के समय वो सिर्फ बांग्लादेश गए थे, वो भी एक बहुत छोटा सा विजिट था, एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पर। लेकिन इस बार जो बाइडेन के बुलावे पर जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। साथ ही साथ क्वाड देश जो चीन के खिलाफ बनाए गए हैं, चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ शिरकत करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री भी इसमें होंगे। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत मुलाकातें होंगी ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्रधानमंत्री से और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से वो पहली बार आमने सामने मिलेंगे। इससे पहले वो 2 बार वर्चुअली उनसे मिल चुके हैं। एजेंडा बड़ा साफ है, जलवायु परिवर्तन से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से उपजता हुआ आतंकवाद और साथ ही साथ कोरोना काल के बाद की अर्थव्यवस्था, ये भी बहस का एक बड़ा मुद्दा होगा। इसी पर बहस करेंगे, देखेंगे भारत के सामने क्या चुनौती है, भारत अफगानिस्तान के मददगार पाकिस्तान को कैसे रोकेगा और भारत की यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या रणनीति होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है आज का अपडेट और क्या है इस विजिट के मुख्य मुद्दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करूंगा, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अपने मैराथन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन में 8 बड़ी बैठकें करेंगे, जिनमें वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। वहीं क्वाड बैठक में अमेरिका समेत जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ होने वाली शिखर बैठक क्वाड के इतिहास का एक अहम पन्ना मानी जा रही है। बहुत बड़ा अभियान भी है जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और मुझे लगता है कि हम पूर्णतः विश्व के अंदर शांति बनाने के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर विपक्षी पार्टियों की भी नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान का इशू है, पाकिस्तान का इशू है, उनके बारे में भी जाहिर है कि चर्चा होगी। बढ़ते आतंकवाद और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भी भारत अपना रुख दुनिया के सामने रख सकता है। भारत लगातार आतंकवाद पर दुनिया को आगाह भी करता रहा है। विश्व के 2 शक्तिशाली देश मिल जाएं और चीन को सबक सिखाने की रूपरेखा तैयार करें तो ये बहुत शुभ होगा। इस यात्रा में पीएम मोदी व्यापार जगत की कई हस्तियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत अब अहम जगह रखता है। इंडियन ओशन की एक विजन अगर प्रधानमंत्री देते हैं जिसमें कोऑपरेशन, पीस, प्रोस्पेरिटी और मिलिट्री एक्टिविटी को कम करने का ऐलान होगा तो मेरे ख्याल से इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। देश की बहस में चर्चा है कि अगले 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज से लेकर बढ़ते आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के एक कार्यक्रम का इंतजार व्यापार जगत से लेकर वैश्विक राजनेताओं को भी है। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नए लुक में अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही घंटे बाद अमेरिका पहुंच जाएंगे और कल से उनकी मैराथन मीटिंग शुरू हो जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जापान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, इसके अलावा बिजनेस लीडर से मिलेंगे और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस को भी संबोधित करेंगे। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है
क्या वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी की नीति सही है? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। इस वक्त मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर जुड़ गए हैं। वो मेरे साथ बात करेंगे कि कोविड के बाद अमेरिका कितना मददगार हो सकता है अर्थव्यवस्था में, और कूटनीतिक और सामरिक नीति के लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी हैं, मेरे साथ जाने माने डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब हैं, मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे तहसीन पूनावाला जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, मैंने सोचा बता दूं आपको अमेरिका पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आपको इंटीमेट कर दूं कि देखिए अमेरिका ही गए हैं प्रधानमंत्री। और उसके बाद थोड़ी ही देर में सविता पटेल मेरे साथ अमेरिका से जुड़ेंगी जो कि एक भारतीय पत्रकार है, अमेरिका के अंदर रहती हैं। लेकिन शुरुआत में मनोज सर से करूंगा। मनोज सर, सबसे पहले दिन बिजनेस लीडर से मुलाकात, कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में भारत को फिर से एक्सिलरेट करने के लिए जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हैं तो ये बड़े बड़े बिजनेस लीडर से मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था एक्सिलरेट होगी? हाँ, देखिए दीपक, ऐसा है कि जब भी भारत का जो प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो उसके पीछे एक और इन जो ग्लोबल लीडर्स से जब उनकी मुलाकात होती है, बिजनेस लीडर से, कॉर्पोरेट हाउसेस से, तो उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि ये कंपनियां आकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जिस समय अभी ये गए हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। एक तो कोविड है ही है, लेकिन कोविड से पहले के जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस जानने के लिए हमें पिछले 2-3 साल में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस ग्लोबल लेवल पे हुए हैं और उनका जो सिग्निफिकेंस बिजनेस में, ट्रेड में और इकनॉमी में जो पड़ा है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था। उन्होंने उन सब चीज़ों में जो चाइना में बनती थी और चाइना में बनने के बाद अमेरिका में बिकने के लिए आती थी, उनमें उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो भी अमेरिकन कंपनीज, चाहे वो एप्पल हो चाहे बाकी कंपनियां हो, जब वो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी और वो अमेरिका में बेचती थी तो वो उनको महंगा पड़ने लगा। तो उन्होंने एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी फिर चाइना से उन्होंने शिफ्ट करना शुरू करा। और ये वही टाइम था कि जब पैरेलली हमारी सरकार ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है और हम लोगों ने अपने रिफॉर्म्स शुरू कर दिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स। हम लोग जो लेबर लॉ है उसको लेकर उसमें हमने चेंजेस किए। लेबर को हायर करना आसान हुआ, जो भी रेड टेपिज्म था, इंस्पेक्टर राज था, उसको हमने ख़त्म किया। कॉरपोरेट टैक्स हमने ख़त्म किए, ख़ासतौर से कॉरपोरेट से मैन्युफैक्चरिंग में हमने 25% से 15% टैक्स किया। और उसी तरीके से हमने काफ़ी सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है इंश्योरेंस में और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमने 49% से 74% करी, और कई सारे सेक्टर्स में हमने ऑटोमेटिक रूट तक उसको 100% तक हम लोग लेकर गए। और इन सब के पीछे एक ही कारण था कि वो कंपनियां जो अमेरिकन कंपनीज जो चाइना से बाहर जा रही हैं, वो बजाय वियतनाम के, थाईलैंड के, ताइवान के या बाकी जो कंट्रीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, उनके बजाय वो हमारे देश में आए। और इस नीति का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आपने देखा होगा कि एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करी, फिर एक्सपेंशन किया, और आज की डेट में एप्पल के जितने फ़ोन इंडिया में बिकते हैं 70% हमारे देश में ही बनते हैं। उसी तरीके से 80% जो एंड्रॉयड वाले फ़ोन हैं वो इंडिया में बनते हैं। उसके पीछे मेन जो कारण है वो एक इनकी नई स्कीम थी, PLI उसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। अगर आप हमारे देश में बनाएंगे और बेचेंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो ये जो रिफॉर्म्स है 1991 के बाद इतने बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स नहीं हुए। मेरे पास लिस्ट है गिनाने की, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स इन्होंने हटा दिया, कई सारे के सारे वो हैं रिफॉर्म्स हैं। तो जब इतने सारे रिफॉर्म्स इन्होंने करे हैं और वाकई ये काम कर रहे हैं, और इसका असली इम्पैक्ट 1-2 साल में आएगा। तो जब प्रधानमंत्री अब इन ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलेंगे, इन बिजनेस लीडर्स के साथ मिलेंगे, तो उनको जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बताएगा कि ये सारे हमने अपने यहाँ पॉलिसी चेंजेस करे हैं और इस कारण आप हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए,
तो एक कॉन्फिडेंस बनता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्लोबल लीडर्स से मिलना ये अपने आप में, अमेरिका गए प्रधानमंत्री मोदी और उन बिजनेस लीडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। संजू वर्मा जी, आप क्या उम्मीद लेकर बैठी है इस विजिट से, खास तौर पर ऐसे वक्त जब कोविड के बाद अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में खुलना शुरू हुई है और भारत इसी अपॉर्चुनिटी मान रहा है, क्योंकि चाइना ने जितना नुकसान किया कोविड के चलते पूरी दुनिया का, उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर ने नहीं किया होगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया दीपक जी, और आपके जो कॉलीग हैं मिस्टर गैरोला, उन्होंने भी कुछ बहुत अहम तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखे। पहली बात तो ये कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका को 7वीं विजिट होगी, और आपको पता है कि 2015 में ओबामा और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ आए थे। मुझे लगता है अमेरिका के साथ भारत की जो घनिष्ठ मित्रता है वो पिछले 7 सालों में उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं जिस चीज पर फोकस करना चाहती हूँ वो ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पर्सनल केमिस्ट्री है, एक पर्सनल करिश्मा है, उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है एक तो प्रधानमंत्री 25 तारीख को यूनाइटेड नेशंस की 76 जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे। दूसरी बात, जैसा कि आप लोग सुबह से अपने चैनल में दिखा रहे हैं, क्वाड की समिट होगी। तीसरा, जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के जो उनके काउंटर पार्ट है स्कॉट मॉरिसन के साथ प्रधानमंत्री की बायलैटरल टाइज पर बातचीत होगी। पर सबसे अहम होगा जो बाइडेन के साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्स्ट फिजिकल इन पर्सन मीटिंग होगी, और उसके बाद कमला हैरिस जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ भी मीटिंग होगी। मुझे लगता है कुछ अहम मुद्दे जो डिस्कस होंगे, ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड जियोपॉलिटिकल ग्लोबल ऑर्डर में कैसे आगे बढ़ना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाल ही में जिस तरह गतिविधियां हुई है तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में, उस पर जरूर चर्चा होगी, और रेडिकल इस्लाम का जिस तरह से उसको बढ़ावा मिला है पाकिस्तान की ओर से, उस पर जरूर चर्चा होगी। एक अहम चीज जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कुछ ही मिनट पहले ये न्यूज आई है कि तालिबान फॉर्मल तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आकर अपने व्यूज रखना चाहता था और यूएन असेंबली को एड्रेस करना चाहता था। उनकी वो रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया है। तालिबान को यूएनजीए ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो जो लोग ये कहते थे कि भाई तालिबान के आने के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को और बढ़ावा मिलेगा, इंडिया की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो फिलहाल तो खबर यह है कि तालिबान को रिजेक्ट कर दिया है क्रेडेंशियल्स कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने। उन्होंने कहा है तालिबान डज नॉट हैव द क्रेडेंशियल्स टू बी अ पार्ट ऑफ द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण खबर है और डेवलपमेंट है। ठीक है, यहीं से आगे चलते हैं, यहीं संजू जी यहीं से आगे चलते हैं, इसी पॉइंट को पहले पिकअप करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे भाई तालिबान को तो एक मौका देना चाहिए, भाई बदल गए हो, तालिबान को मौका देना चाहिए। सर ये देखिए मौका नहीं मिला मौका। नहीं, देखिए ऐसा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता में तालिबान को मान्यता दी गई थी, शायद आप भूल चुके हैं। आप शायद ये भी भूल चुके हैं कि टेलीविजन पर गलत मत बोलिए, नेशनल टेलीविजन पर सुनते रहिए, जब बिल्कुल टेलीविजन, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं सर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता में तालिबान का रिकॉग्निशन किया गया है, भारत सरकार ने माना है। ये यहाँ पे हिंदू मुसलमानवाद ना करें आप, यहाँ पे सुनिए मेरी बात को। दूसरी बात तो किसी ने बोला ही नहीं। दूसरी बात, दोहा कतर 2020 फरवरी में, नहीं सुनिए, मैं इनको मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ये बात हम इकोनॉमिक्स पे कर रहे थे, मनोज सर ने एक इकोनॉमिक्स की बात करी थी, वो डिस्कस करने के बाद के बजाय ये हिंदू मुसलमान पे आ गए। ठीक है, अमेरिका की तालिबान की बात करना हिंदू मुसलमान नहीं है, अफगानिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है। नहीं तो आप अफगानिस्तान में आपको पता नहीं सिर्फ मुसलमान है, जो हिंदू थे वो तो भारत आ गए। अमेरिका, सुनिए, देखिए आप सुनिए, फरवरी मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान को
सर लेट मी स्पीक। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, इंटरफेयर कर रहे हैं आप सुनिए पहले। फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को बोला दैट वी आर गोइंग टू मूव बैक, और आप यहां पर पे आइए, उसमें इंडियन नॉन स्टेट एक्टर्स का डेफिनेटली हाथ है। आप अमेरिका की लाइन टो करते हैं। आपने अमेरिका से हट करके अपनी ओरिजिनलिटी कभी नहीं दिखाई। आज भी यहां पे इस मीटिंग के अंदर हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे तो कुछ तहलका होगा, कुछ नहीं होने वाला है। रशिया आत्मनिर्भर है, चाइना आत्मनिर्भर है, अमेरिका अपने तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट पॉलिटिक्स करता है, जापान अपने तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट पॉलिटिक्स करता है। अगर आपका अपना अस्तित्व हिंदुस्तान का नहीं होगा, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी डाउन रहेगी, आपकी एजुकेशन महंगी रहेगी, आप में बेरोजगारी होगी, कोई मुल्क आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको खुद को ताकतवर बनाना होगा। आप कमजोर हैं, ये पहली चीज है। पिछले 7 साल में जो इकोनॉमिक्स का हाल है हम सारे जानते हैं। यहाँ नोएडा चले जाइए, कॉलेजेस की फीस पूछिए जाके आप, ये जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इनकी फीसें पूछिए आप। और जिस देश का बच्चा, गरीब बच्चा, महंगे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के योग्य नहीं है, आपने क्लास स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। क्या अमेरिका आपकी मदद करेगा? कोई अमेरिका आपकी मदद नहीं करेगा। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। ये कॉस्मेटिक मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है संजू जी, मैं 1 मिनट आता हूँ। दीपक वोरा और जनरल सिन्हा बचे हुए, हमारे पास बहुत वक्त है डिस्कशन का, और विवेक श्रीवास्तव जी को जवाब देने का बहुत वक्त मिलेगा। विवेक जी, हम फटीचर है, चाइना बहुत अच्छा है, यही सच है ना? यही कह रहे हैं आप, हम फटीचर हैं? देखिए आप डेवलप नहीं कर पाए, आप डेवलप नहीं कर पाए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जीरो है, हम डेवलप नहीं कर पाए। दीपक वोरा जी, आज दुनिया में हम कहां स्टैंड करते हैं? हम डेवलप नहीं कर पाए, हम फटीचर हैं, दूसरे देश अच्छे हैं, क्या मैं इस परसेप्शन को मान लूं दुनिया में? दीपक जी माफ कीजिएगा, तहसीम पूनावाला मेरे साथ जुड़ गए, मेरे मित्र और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। वो बोलेंगे या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं आपके प्रश्न? सर आपसे सवाल है मेरा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ये मौका दिया अपने आपके शानदार चैनल में भाग लेने का और आपसे सीखने का, बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं उनसे सीखने का। पिछले साल लगभग जून के महीने में मैं अमेरिका में था, और उस समय आपको याद होगा कि हमने बहुत सारी दवाइयां भेजी थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासीटामोल, अच्छी थी, खराब थी, चाइनीज महामारी के लिए, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अजनबी लोग मुझे आके कहते थे, मैं हमेशा एक टी शर्ट पहनता हूँ, आगे पीछे लिखा होता है इंडिया, तो वहां पे मुझे न्यूयॉर्क में आके कहते थे थैंक यू इंडिया फॉर हेल्पिंग अस। ये उसके बाद फिर जब चीन के साथ हमारा जंग हुआ था पिछले साल गालवान घाटी में, अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया जो नॉर्मली इन चीजों का ध्यान नहीं रखता, उनकी जो कवरेज थी वो हमेशा कह रही थी वेल डन इंडिया। सर इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में कि अमेरिका अब हमारी तरफ एक नई रिस्पेक्ट के साथ देखता है। मुझे डिप्लोमेसी में 48 साल हो गए और गिन रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि हर विजिट जो होती है बायलैटरल, हम कहते हैं ये बहुत अहम है, फिर क्या होता है कि सर जो जुनून होता है, एक्साइटमेंट होती है, और फिर हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन जिस हालत में आज हमारी दुनिया है वो बहुत खतरनाक है। पुराना सिस्टम मर गया है, नए सिस्टम का जन्म नहीं हो रहा है। और अगर दुनिया की 2 सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र देश जैसे भारत और अमेरिका एक साथ हो रहे हैं, तो इस नए सिस्टम का जन्म अवश्य होगा। मैंने ये देखा है सर, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी से मिलते हैं, किसी नेता से, लोग हंसते हैं कि वो जफ्फी डालते हैं, लेकिन उनकी हग डिप्लोमेसी में बहुत ताकत है, बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जब हम अमेरिका से या जापान से या इंग्लैंड से या फ्रांस से किसी से मिलते हैं, तो ये दानी भिखारी का रिश्ता नहीं है, ये पार्टनरशिप है सर। ये खत्म हो चुका है जमाना जब हम सबके सामने हाथ फैलाते थे। अब अगर 1 मिनट आप और देंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सी चीजें डिस्कस, शुक्रिया, बहुत सी चीजें डिस्कस होंगी। सबसे पहली पैंडेमिक महामारी सर, 600 साल के बाद, पहले वो ब्लैक डेथ थी, प्लेग, यूरोप में बुबोनिक प्लेग, लगभग 20 करोड़ मर गए थे। मानवता के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, हमारी सर्वाइवल के लिए ये पैंडेमिक। दूसरा सर, क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि कुमारी आइडा, वो हरिकेन ने क्या किया, क्या उन्होंने किसी तबाही मचाई है अमेरिका में। आप वाइल्ड फायर, कैलिफोर्निया, ग्रीस, स्पेन, आप बाढ़ देखते हैं भारत में, चाइना में, यूरोप में। आप देख रहे हैं कि अफ्रीका जहां बहुत बारिश होती थी, अब वहां पे अकाल पड़ रहा है। ये दूसरी चुनौती है हमारे सर्वाइवल के लिए।
14,000 वैज्ञानिकों ने कहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी है। तीसरी चीज, अफगानिस्तान में जो हो रहा है किसी प्रकार की स्थिरता नहीं है, और अफगानिस्तान के कारण जो वहां हो रहा है, आपका जो नेबरहुड है वो और खतरनाक हो गया। चौथा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। सारी दुनिया ये जानती है सर, जब यूरोप डेवलप हुआ था, जब वो लैटिन अमेरिका गए थे, अफ्रीका गए थे, एशिया गए थे, वो हवाई जहाज में या कारों में बैठ के 300 साल पहले नहीं आए थे, वो समुद्रों में आए थे। फ्री एंड ओपन सीज वो आधार है डेवलपमेंट का। ट्रेड, आज चाइना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात की जाएगी। फिर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा आतंक, और पांचवा ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। चीन उसमें भाग नहीं लेगा। दूसरी बड़ी इकोनॉमी चीन के बाद नहीं आता। आप अपने देश को डेवलप नहीं कर पाए हैं। अच्छा ठीक है, अभी बात करेंगे। मैं अभी जितने इंडेक्स हैं, जितने इंडेक्स हैं उन सब पे बात हो जाएगी, सब पे बात हो जाएगी। मुझे एक एक कमेंट तहसीब और के सिन्हा से ले दीजिए, जनरल सिन्हा से, उसके बाद विवेक जी मैं आपके लिए फ्लोर खोल दूंगा। तो वो इसलिए बोला गया कि चाइना इज एन एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आज मेडिसन स्क्वायर गार्डन से विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे, आज न्यू नेशन स्क्वायर गार्डन से विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे सिर्फ, और कोई नहीं बोलेगा। तहसीम पूनावाला, मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री का लुक देखा होगा आपने, न्यू लुक, बातें हो रही हैं, ट्रिम हो चुका है उनका जो दाढ़ी है वो ट्रिम हो चुका है। न्यू लुक के साथ प्रधानमंत्री गए हैं, नई उम्मीदें भी लेकर जा रहे हैं जो बाइडेन साहब के साथ। मानेंगे आप इस बात को? वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे तस्वीर मैच नहीं होगी, मजाक सीरियस बात है। नहीं, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वो जा रहे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे, आपको मुझे रिप्रेजेंट कर रहे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो जाएंगे किसी एजेंडा के साथ और आएंगे किसी नतीजे के साथ, क्योंकि अक्सर होता है एक प्रधानमंत्री जी की जितने भी फॉरेन पॉलिसीज है, इन सब में, सभी फॉरेन पॉलिसीज में प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मैं उसका आपको उदाहरण दूंगा, विस्तार में शो बड़ा है, लेकिन मैं आपको अमेरिका को लेकर जो फॉरेन पॉलिसी उसकी बात करूंगा। हम जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे इस मुल्क के, ओबामा जी ने कहा था कि वो उनके गुरु थे। किस तरह से उन्होंने दुनिया को 2008 से गाइड किया मनमोहन सिंह जी ने रिकवर करने के लिए, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के उन्होंने डेवलप्ड इकोनॉमीज को बताया G8 को किस तरह से डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स होते, उस चीज को लीड किया, और जो टैक्स हेवन से किस तरह से लॉज बने जिसमें मनमोहन सिंह जी की अहम भूमिका थी। हम ये भी जानते हैं कि जब जॉर्ज बुश प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे और मनमोहन सिंह जी राष्ट्रपति थे, और उसके बाद ओबामा में 1-2-3 एग्रीमेंट मिला, हमें इंडिया को न्यूक्लियर डील में एक्सेप्शन मिला जो किसी भी और कंट्री को एनएसजी में नहीं मिला, और ये कांग्रेस की और मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी सफलता थी जिसका ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब हम आते हैं मोदी जी पर। हाँ, हेलो हाउडी मोदी से लेके ट्रंप का इवेंट किया मोदी जी ने, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? आज मुझे आप बताइए दीपक जी, सिवाय एप्पल जो 2013 में कर्नाटका में आई, जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में और यूपीए की सरकार भारत में थी, एक अमेरिकन कंपनी बताए जो भारत में आई, एप्पल और बोइंग, ये 2013 में आए। बाकी जितने अमेरिकन कंपनी थे, चाहे वो फोर्ड है, जनरल मोटर्स है, बाकी कंपनी है, सब भारत को छोड़कर जा रहे हैं। आप ये देख लीजिए पिछले 7 साल में अमेरिका का निवेश कितना है भारत में, और भारत का निवेश कितना है अमेरिका में। जितने भी भारतीय बड़े उद्योगपति सब अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, कोई भी बड़े अमेरिकन उद्योगपति ने या उद्योग ने भारत में निवेश नहीं किया है। जिन्होंने निवेश किया था वो छोड़कर जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो हमारी लॉपसाइडेड पॉलिसी है, इससे अमेरिका को फायदा हो रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है। मुझे इससे ज्यादा एक चीज पर लास्ट टिप्पणी करनी है। जो क्वाड में हमारा नुकसान हुआ है, हमने जो क्वाड में हमारे एग्स डाले थे उस बास्केट के अंदर, जो आज क्वाड को डाउनग्रेड किया है मिलिट्री से, जो अमेरिका का अलायंस ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बना है, और ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ बना, भारत को उसने मिलिट्री बाहर रखा है, और इसी के साथ अमेरिका के दबाव में हमने ईरान के साथ जो रिश्ते करार किए, मुझे लगता है इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मोदी जी की असफलता है, ये मोदी जी का फेलियर, खास करके ईरान को लेकर। अगर आपने बता दिया दीपक जी, ठीक है। संजू जी एक मिनट, जनरल सिन्हा के साथ अन्याय होगा, मैं एक कमेंट उनका ले लूं, फिर मैं तुरंत आपके पास आता हूं। लेकिन उससे पहले मनसिमर कौर मेरी एक दर्शक जुड़ी हैं। आपको पता है मेरे कार्यक्रम में दर्शक ही सबसे बड़े मेहमान होते हैं मेरे, आपके अलावा, क्योंकि मनसिमरत कौर, आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं, आपको क्या लगता है कुछ लेकर आएंगे भारत के लिए बढ़िया? हाँ, मुझे लगता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मोदी जी की इस यात्रा से भारत को फायदा होगा। टेररिज्म, कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज ऐसे मुद्दे हैं जिससे विश्व के सभी देश परेशान हैं। मोदी जी और जो बिडेन की मुलाकात से कुछ ना कुछ सकारात्मक हल जरूर निकलेंगे।
बहुत बढ़िया मन से भर, बहुत अच्छी बात बोली और बहुत प्यार से बोली आपने, बहुत मीठे ढंग से बोली। मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास चलता हूं। जनरल सिन्हा, मुझे बताइए, क्या क्वाड डाउनग्रेड हो गया है और अकॉर्डिंग टू तहसीम पूनावाला क्वाड से लगभग भारत को बाहर कर दिया गया है? वैसे तहसीम, आपने बताया नहीं, ओबामा ने मनमोहन सिंह जी को तो गुरु बोला, पर ओबामा जी ने राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोला था, हम इसके बारे में बात करेंगे जनरल सिन्हा। हाँ, लेकिन मैं क्वाड का मिलिट्री बोल रहा हूँ। मैं क्वाड, सॉरी सिन्हा साहब, जस्ट वन लाइन मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं क्वाड मिलिट्रीली बोल रहा हूँ। अब मिलिट्रीली क्वाड चाइना को चैलेंज नहीं करेगा, वो चैलेंज होगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके को लेकर। क्वाड का मिलिट्री, सर जिधर बम उधर हम, दुनिया में यही नीति चलती है, जिधर बम उधर हम। सबसे पहले मिलिट्री की पावर होना चाहिए। जनरल सिन्हा सर, इसमें भारत का नुकसान होगा, ये आपकी सॉरी, यहाँ इन्हें चुप करा के मैं कुछ बताऊं। सर मैं आपको रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, सॉरी, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग मत चुप कर रहे हैं, ठीक है सर? अच्छा, कोई नहीं चुप हो जाता हूँ। नहीं जनरल सिन्हा, प्लीज। नहीं बोले, बहुत बड़े आदमी है। नहीं, मैं आप ही के लिए रुका, मैं सॉरी बोला। कोई बात नहीं, तहसीम, इट्स ओके। चलिए जनरल सिन्हा साहब बोलिए प्लीज। देखिए दीपक जी, यदि आप हमें चैनल में बुलाते हैं तो ये इस तरह से जंपिंग ऑफ द गन ना करें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सर, मैं माफी मांगता हूँ चैनल की तरफ से, मैं माफी मांगता हूँ। अगर आपको कुछ एहसास हुआ, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आप बोलिए अब अपनी बात। जी हाँ, देखिए मेरा ये मानना है 21 सेंचुरी की सबसे अहम जो क्षण है, जो लम्हे हैं, वो अभी हो रहे हैं। एससीओ के अंदर में जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग के बाद यदि कुछ होगा, क्या लेकर आएंगे, क्या देकर आएंगे, किससे क्या करेंगे, क्या खोया, ये बेईमानी होगी यदि आज के दिन हम ये बात करें। आज भारत जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात होती है, उसके अंदर में जिस तरह से उभर के आया है और पूरे विश्व का एक पेस सेटिंग कर रहा है, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमिक का मामला हो, चाहे वो वॉर का मामला हो या इंडो पैसिफिक का मामला हो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देख रही हैं, जो वुहान वायरस के बाद, ये पेंडेमिक के बाद, और जो जिस तरह से चीजें हुई थी, खास करके एशिया के अंदर में, जिसमें ईस्टर्न लद्दाख भी शामिल है, उसके बाद कोई लम्हा है या समय है, वो अब है। अब आपने क्वाड के बारे में पूछा, तो आप जरूर मुझे समय देंगे, नहीं तो ये तो चिल्लाते रहेंगे। तो या तो मुझे कहिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ जी हाँ, देखिए क्वाड इंडियन लेड, पूरा क्वाड का आधार ही भारत है। और इसके आपको यहाँ चैनल में बैठे सभी लोग, चाहे वो देश के दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी कम से कम उसका प्राइड ले। हमारा मैरिटाइम विजन जो है, हमारी सोचने की जो शक्ति थी, उसको ब्लू वाटर, आपका कोई विजन नहीं है। आप कोविड में भी मुल्की खाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते, आप अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख पाते, इकोनॉमिकली देश डाउन हो चुका है। विवेक श्रीवास्तव जी, सबके बीच में नहीं, प्लीज बैठ करके झंडागिरी करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, मैं आ रहा हूं। मैरीटाइम कर रहे हैं। जब कोविड में फेल हुआ, आप लाखों लोग मरे, जनरल साहब तब आप कह रहे थे कि साहब चाइना ने ऐसा किया, दैट मींस वी वर फेल्ड। आप फेल थे ना, आप फेल्ड हुए सर, आप फेल हैं। आप देश की इकोनॉमी सही नहीं कर पाए। अमीर का बच्चा अलग स्कूल में, गरीब का बच्चा अलग स्कूल में। अमीर अलग अस्पताल में जाता है इलाज कराने, गरीब अलग जाता है। अमीर अलग घर में रहता है, गरीब के पास घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये तो देश की स्थिति कर रखी है 7 साल में आपने। हाँ, 3000 करोड़ पकड़ा गया है, 3000 करोड़ ड्रग्स पकड़े गए हैं पोरबंदर पे अडानी साहब के। यहाँ मीडिया में डिस्कशन नहीं होगा और आप बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी भारतीय कहना बंद करें। शर्म से हम नहीं डूबेंगे, हम गरीब के लिए खड़े हैं, मिडिल क्लास के लिए खड़े हैं। आप ये बड़े उद्योगपतियों के आगे चमचागिरी करते रहिए। आप जाने वाले लोग देश की बात करो। हाँ, वहाँ जा रहे हो अमेरिका में हाथ फैलाने, एक पैसा, एक दमड़ी, नकली डीले एक पैसे के लिए मल्टीनेशनल को चाइना के इस देश में लाओगे वाले लोग और पैसे कमाओगे। करना चाहते हैं भारत के बारे में। ये बात मुझे पता है रफेल में कौन देखिए दीपक जी, रफेल में कौन अच्छा विवेक जी मैं फिर मैं नहीं चाहता, मैं किसी को ऑडियो डाउन नहीं करना चाहता। प्लीज जनरल सिन्हा को सम्मान के साथ अपनी बात खत्म करने दीजिए। जनरल सिन्हा 30 सेकंड और आप सम्मान के साथ बात खत्म करने दीजिए, तब तक विवेक नहीं बोलेंगे। फिर एक कमेंट मनोज सर से और संजू जी बहस को खोलेंगी। क्वाड का दायरा मैं बता दूं, क्वाड का दायरा है कनेक्टिविटी, क्वाड का द्वारा है दायरा जो बढ़ा दिया गया है। और कितना दायरा, और इंडिया सेंट्रिक है ये, पूरा का पूरा डेवलपमेंट, रेयर अर्थ,
सप्लाई चेन, कोविड की जो ये चल रही है वैक्सीनेशन, इसमें शामिल है। इकोनॉमी मेजर फैक्टर है, केवल ये सामरिक दृष्टि से नहीं। और ये जो आप बात कर रहे थे ऑकस की, ऑकस एक दूसरी चीज है और भारत के जो क्वाड को मजबूत ही करेगा। आपको पता होना चाहिए दीपक जी, जब हम आप बैठ के बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नेवल डिप्लॉयमेंट आज चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है पूरे एशियन कंट्री के साथ, क्वाड देशों में। और कहां? उन जगहों में जहां विवेक जी उन पानियों के नीचे जाकर के डूब मरना चाहिए, उस इलाके के अंदर में डायरेक्ट चाइना को कंटेन। आप जरूर देश को डुबा देंगे। यहाँ मोदी नामा का पाठ कर करके आप नापाक लोग, नापाक लोग कुछ नहीं, मैं सीधे कोई जनरल सिन्हा से कोई क्रॉस फायर नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी जनरल सिन्हा से कोई क्रॉस फायर नहीं। मैं सीधे मनोज सर के पास चलता हूँ। मनोज सर, एक बड़ा एलिगेशन विवेक श्रीवास्तव ने लगाया कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुका है, हम ऑलमोस्ट फटीचर हालत में, हमारी हालत बुरी हो गई है। हकीकत क्या है? क्योंकि आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि आंकड़े आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की ये बात कर रहे हैं कि खत्म हो गई है, वो तो काफ़ी समय पहले खत्म हो गई थी। आज से करीब 20-25 साल पहले जो टेलीकॉम की मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जब से सरकार PLI की जो स्कीम लेकर आई है, तो उस समय जो हमारे देश में हैंडसेट, एक साल में आप देखिएगा कि 30,000 करोड़ के करीब हैंडसेट बिकते हैं, और ये सारे के सारे इंपोर्ट होते थे। और जब से ये परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, कॉरपोरेट टैक्स मैन्युफैक्चरिंग में अभी कम किया, तो उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज की डेट में 80% फ़ोन जो हिंदुस्तान में जो बिकते हैं वो हिंदुस्तान में ही बनते हैं। तो ये कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गई है, हाँ बीच में ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसका रिवाइवल हुआ। और ये मोदी सरकार के आने के बाद जो ये सेक्टर है, जो टेलीकॉम है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये हमारे यहाँ बनने शुरू हुए और हमारे यहाँ ये अच्छे खासे बिकते हैं। दूसरी तरफ जो ऑटो सेक्टर था, ऑटो सेक्टर में जो कंपोनेंट्स और बाकी थे वो मैन्युफैक्चरिंग पहले से थी, लेकिन उसमें कुछ कंपनियां थी जैसे फोर्ड वगैरह, जिनका कि मार्केट शेयर बहुत कम था। इंडिया में रहना उनको लिए, उन्होंने कभी इंडिया में रहकर प्रॉफिट नहीं बनाया। वो ऑटो कंपनीज ज़रूर वापस चली गई हैं, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जब हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, मैंने सुना कि अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि नहीं, कि भाई इस सरकार में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के टाइम खास हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 1991 में जो भी हमारे देश में रिफॉर्म हुए जिसके कारण हमारे तरक्की हुई, सारा मनमोहन सिंह जी के ही टाइम पे हुआ, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी हमारे PM थे। लेकिन उसके बाद अगर वाकई कोई रिफॉर्म हुए हैं तो वो पिछले 2-3 साल में हुए हैं, और एक बहुत लंबी उसकी लिस्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स हमारे यहाँ कम हुए कई सारे सेक्टर्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और इसमें इंश्योरेंस में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट हमने 49% से 74% कर दी। कई सारे सेक्टर हैं इंक्लूडिंग टेलीकॉम, जहाँ की हमने ऑटोमेटिक रूट से जो FDI है वो हमने वो है 100% कर दी। आपको ध्यान होगा कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, जो कि एक बड़ा कॉन्टेंशियस इशू था, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हमने ख़त्म कर दिया। लेबर लॉस, जिन लेबर लॉस की बात पता नहीं पिछले 20 साल से चल रही है कि उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब वो जो रिफॉर्म्स है वो हो गए हैं। उसी तरीके से जो ये था IBC की बात हम करते थे, कोर्ट की पता नहीं कितने सालों से सारी की सारी सरकारें चाहती थी कि वो होता रहे। उसके लिए भी मेरे ख्याल से 10-15 साल उसको हो गए थे, लेकिन इस सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करा। उसके साथ साथ मतलब ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स हैं। GST सुनते सुनते हमने जब से अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया, GST की बात तब से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मोदी, मतलब ये जो सरकार है, इसी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करा। और नेचुरली कोई भी नई चीज़ आती है उसमें टीदिंग प्रॉब्लम होती है और उसको स्मूथ होने में टाइम लगता है। अब GST का जो फ़ायदा मिल रहा है, अगर GST नहीं होती तो ई-कॉमर्स कंपनीज हमारे यहाँ जिस तरीके से काम कर रही हैं स्मूथली, वो काम नहीं हो पाता। अच्छा हाँ, ई-कॉमर्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की FDI की जो लिमिट है वो हमने इंक्रीज़ करी। तो यहाँ काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे, बाहर जो बिज़नेस लीडर से वो अगर मीटिंग करते हैं, तो वो मीटिंग के बाद जो ये रिफॉर्म्स हमने करे हैं, इन रिफॉर्म्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री की मीटिंग क्वालकॉम से होगी,
क्वालकॉम एक ऐसी कंपनी है कि जो एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन होते हैं 80% फ़ोनों में जो चिप होता है वो क्वालकॉम कंपनी का है। क्वालकॉम कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती है, R&D करती है, उसके बाद बाकी जो कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज की डेट में क्वालकॉम अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, खुद ही अपने चिप्स बनाना चाहता है। तो आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है। हमारा देश चाहता है कि बड़ी कंपनियां हमारे देश में आएँ और चिप्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की मीटिंग, जो एक बहुत बड़ा फंड है ब्लैक स्टोन, उसके CEO के साथ है। ब्लैक स्टोन का आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है उसके इन्वेस्टमेंट का इंडिया में, वो $50 बिलियन के करीब है। तो जिस समय प्रधानमंत्री मिलते हैं, अपने रिफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, या इनको रिफॉर्म्स के बारे में जो पॉलिसी डिसीजन हुए हैं उनके बारे में पहले ही मालूम होता है, प्रधानमंत्री जी का मिलना उससे उनको एक एश्योरेंस को होता है। तो मेरे ख्याल से इसका जो सिग्निफिकेंस ये है। और जब हम FDI की बात करते हैं, FDI कोई दान करना, भीख मांगना, वो चीज़ें नहीं होती। हम जिसको कहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, एक ये बिज़नेस है, ये मार्केट है। यही वो कंपनियां हैं जिन्होंने चाइना में आज की डेट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे देश की कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल हो गई, 35 देशों में उसका इन्वेस्टमेंट है। बिरला हो गए, उनका कई सारे देशों में वो है इन्वेस्टमेंट है। हमारी जो टाटा ग्रुप है, TCS का अमेरिका में वो है इन्वेस्टमेंट है। जिंदल ग्रुप का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी की भाई हम लोग मजबूर हैं, हम कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ आकर वो करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ए बिग मार्केट, उनके पास एक्सपर्टीज़ है। अब हम लोग भी बाहर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आज की और इन्हीं कंपनियों ने चाइना जब डेवलप हुआ है तो इन्हीं कंपनियों ने वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये ग्लोबल ट्रेड है, बिजनेस है, और अपने हमें जो लिवरेज चाहिए उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तहसीन पूनावाला और विवेक श्रीवास्तव जी ने जो बात कही उसका जवाब संजू वर्मा जी से लेता हूँ। संजू जी, मुझे बताइए, तहसीन का एक आर्गुमेंट है और विवेक जी का आर्गुमेंट तो आपने सुन लिया, वो स्कूल कॉलेज की फीस पर आ गए डिप्लोमेसी से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिप्लोमेसी का स्कूल कॉलेज की फीस से क्या लेना देना है। संजू वर्मा जी, आपको ये इकोनॉमिक कनेक्शन पता है क्या? देश की इकोनॉमी का तो लेना देना है ना, देश की इकोनॉमी का तो लेना देना है। क्या तरीका है? अच्छा विवेक जी, सुन लीजिए ना, मैंने तो आप ही की बात पर सवाल पूछा। व्हाइट पेपर प्रेजेंट कर दिया। नहीं सर, एक सवाल मेरा मनोज सर से भी है, क्या देश के पूछिएगा? बिल्कुल पूछेगा विवेक भाई, बहुत टाइम बचा है, बिल्कुल पूछेगा। अभी संजू को बोलने दीजिए, संजू जी को बोलने दीजिए प्लीज, बहुत टाइम बचा है, बिल्कुल पूछेगा। जी 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 दीपक जी, पहली बात तो ये, यहाँ पर बैठकर जो तहसीन पूनावाला बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे मनमोहन सिंह की, तो मैं इनको याद दिला दूं कि 1990-91 में हमने 46 टन ऑफ गोल्ड हमने गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। कितना पैसा इकट्ठा करने के लिए? ओनली टू रेज $600 मिलियन। एक छोटी सी रकम होती है, $600 मिलियन। और आपको पता है दीपक जी, मनोज जी आपके कोलीग जानते होंगे, आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व है $642 बिलियन, $642 बिलियन। पूरे विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व किसी देश के पास है तो वो है भारत। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोग कहते थे कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव तो फेल हो गई, आपको जानकर खुशी होगी कि 83 करोड़ डोजेस अभी तक दी जा चुकी हैं, जिसका मतलब यह है 67% ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन हैज रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज। 83 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं है। पूरी अमेरिका की जनसंख्या सिर्फ 33 करोड़ है और अभी भी अमेरिका ने अपने सारे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दिया है, दोनों जैक। तीसरी और अहम बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी को लेकर कुछ किया नहीं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम में इंडिया की एंट्री कब हुई? मोदी सरकार के तहत। इजराइल और पैलेस्टीन की फॉरेन पॉलिसी को किसने डीहाइपनेट किया? नरेंद्र मोदी ने। 60-70 सालों के बाद कौन भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए? नरेंद्र मोदी। जापान के साथ 2015 में इंडो जापानीज सिविक न्यूक्लियर एग्रीमेंट किसने साइन की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2017 में जाना तो एक गलत पॉलिटिकल मूव था।
पर्शियन गल्फ में जो कंट्रीज है, सऊदी और यूएई, इजराइल जाना तो एक गलत मूव था मैडम, बैकफायर कर गया। किसने बढ़ाया? और नेपाल भी आपकी सुनता नहीं है, कहाँ की फॉरेन पॉलिसी। और दलाई लामा नरेंद्र मोदी जी ने तो नेपाल को भी देश से दूर कर दिया। बर्थडे पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर मोदी जी ने चाइना को एक मैसेज दिया। और ये जो चाइनीज पीढ़ी यहाँ बैठे हैं ना, विवेक श्रीवास्तव, इनको बोलिए अपने चाइनीज आका के चैनल पर जाकर आप जो मर्जी कहिए, अरे नेपाल आपकी नहीं सुनता आज नेपाल भी आपकी नहीं सुनता है, श्रीलंका भी नहीं सुनता, बांग्लादेश भी नहीं सुनता। और चाइना और पाकिस्तान दोनों अलग, यानी कि कोई भी पड़ोसी आपकी इज्जत नहीं करता। अच्छा, कोई भी पड़ोसी आज आपकी इज्जत नहीं कर रहा है। सबके बीच में टपक जाते हैं, सबके बीच में टपक जाते हैं, सबके बीच में टपक जाते हैं। चलिए तहसीन के पास जाओ, उससे पहले सविता से, सविता मेरे साथ अमेरिका से जुड़ गई है। सविता से एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। सविता, मुझे बताइए, जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री जब मिलेंगे तो क्या आपको वैसी केमिस्ट्री दिखाई देगी जो केमिस्ट्री हमने नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी में देखी थी? लोग कह रहे हैं नहीं, इंडिया में कह रहे हैं नहीं, क्या दिखाई देगी वो केमिस्ट्री? जो यहाँ पे ट्रम्प सपोर्टर्स थे, जो मोदी जी के बहुत बड़े फैन थे, जो उनकी पिछले 2 साल पहले की रैली में शरीक हुए थे, वो जाहिर है सोचते हैं इंडियन अमेरिकन की उस तरह की केमिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर इंडियन अमेरिकन, स्पेशली जो बहुत बड़े बड़े फाइनेंस सेक्टर में मिलियनर्स हैं इंडियन अमेरिकन, और जो सिलिकॉन वैली के दिग्गज हैं, वो बहुत होपफुल हैं। वो चाहते हैं कि 2 हेड्स ऑफ स्टेट मिलें, भले वो इंडिविजुअल्स पर्सनली कोई भी हों, उनमें इतनी मैच्योरिटी है, उनमें इतना एक्सपीरियंस है कि वो एज हेड्स ऑफ स्टेट मिलें। दूसरी बात, ये लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं, जो निवेश करना चाहते हैं इंडिया में, वो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊंचाई पे है और अमेरिका में भी काफ़ी इकोनॉमी का जो एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो उनका मानना है कि काफ़ी सारी बायलैटरल ट्रेड और हो सकती है। जो यहाँ सिलिकॉन वैली में स्पेशली इंडियंस हैं और जो फाइनेंस सेक्टर के लोग हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि जब इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा कुछ साल में, तो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी उस टाइम तक हम दोनों इन देशों के बीच में साइन हो जानी चाहिए। और उस ट्रीटी के जो स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे इस तरह की मीटिंग्स में लिए जाते हैं। तो यहाँ के जो इंडियंस और जो अमेरिकन्स हैं, बड़ी कंपनीज जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 75th इंडिया की इंडिपेंडेंस तक साइन होते हुए देखना चाहती है। तो वो ये चाहते हैं कि ये एक मीटिंग है, उस तरफ ये मीटिंग लीड करे और आने वाले कुछ सालों में जो डिफरेंट लेवल्स पे बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का अनाउंसमेंट हो। ये उन्हें एक उम्मीद है, वो ये चाहते हैं कि बैक चैनल ये तरह की डिप्लोमेसी शुरू हो। दूसरी उम्मीद बहुत बड़ी बात ये है पर्सनालिटी। जी बोलिए। मैं एक पॉइंट पे चलता हूँ। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, क्या ये 1, 2, 3 एग्रीमेंट से एक आगे का स्टेप नहीं है? क्या मानते हैं आप? तहसीन पूनावाला बताइए मुझे। जी मैं बिल्कुल मानता हूँ, अगर ये हो, हमें दोबारा से ये भारत के लिए वो कामयाब हो या हम सब के लिए कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात कर रही है आपकी कलीग यूएसए से, इसकी बातचीत मोदी जी के पहले ट्रिप से लेकर अब तक चल रही है। तब भी हुई जब ट्रंप साहब भारत में आए और गुजरात गए। इस पर अब तक काम नहीं हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अब तक उसमें कामयाब नहीं, इसमें कोई भी बड़ा निवेश अमेरिका से भारत में नहीं आया, जबकि भारतीय कंपनी ने अमेरिका में निवेश करके वहां पे जॉब क्रिएट किया। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो आपके कलीग ने अमेरिका से कहा, बहुत सही कहा कि जो ट्रंप साहब के सपोर्टर्स थे, जो मोदी जी के उस रैली में गए, हाउडी हेलो ट्रंप, नमस्ते ट्रंप के रैली में, नमस्ते मोदी जो भी वो रैली था, वहां पर सारे भारतीय डिस्पोरा ने गए, ट्रंप चिल्लाया, लेकिन वोट बाइडेन को दिया। जो इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में 97% डायस्पोरा ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया। कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी जी की गलती थी। ये 97% डेटा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की गलती थी कि वहां जाके उन्होंने ट्रंप के लिए प्रचार करते इसको व्यक्तिगत किया, और मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक लास्ट चीज कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर मैं इकोनॉमी पर बात जाऊंगा। देखिए, भारत और अमेरिका में कुछ शेयर्ड वैल्यूज है, लोकतंत्र, फ्री मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चीजें हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। लेकिन इस शेयर्ड वैल्यूज के बावजूद कहीं न कहीं जो पहले भारत और अमेरिका बराबर की पार्टनरशिप थी, मनमोहन सिंह जी और बुश, मनमोहन सिंह जी और ओबामा के समय, वो कहीं न कहीं अब भारत दब रहा है। मोदी जी और ट्रंप शुरू किसने करी थी? तहसीन, ये भी बता दीजिए
शुरू किसने करी थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये भी बता दीजिए ना। शुरू की थी नरसिम्हा राव ने और अटल जसवंत बिहारी सिंह और वाजपेयी स्टेप ने। टॉलबोट ने। बिल्कुल बिल्कुल, और वाजपेयी जी का कंट्रीब्यूशन को आप निगेट नहीं कर सकते। वाजपेयी जी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी थी, लेकिन वाजपेयी जी ने कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आए और उन्होंने ईरान से रिश्ते खराब नहीं किए जो मोदी जी ने किए। वाजपेयी जी कभी भी अमेरिका के दबाव में आकर उन्होंने वहां के टेक्सास के ऑयल कंपनीज को बेनिफिट करने के लिए ईरान के साथ रिश्ते खराब नहीं किए। दीपक वोरा सर गर्दन हिला रहे, सीधे उनके पर्सपेक्टिव को लेने के लिए जाऊंगा, लेकिन विभूति राजपूत भोपाल से मेरी एक दर्शक, विभूति बताइए क्या उम्मीद करती है इस विजिट से? विभूति बताइए। मोदी जी और जो बाइडेन मिलेंगे तो आप क्या सोचती है, अच्छा होगा देश के लिए? ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं सीधे दीपक सर के पास चलता हूं। दीपक सर, आपने तहसीन को सुना, वो कह रहे कि नहीं यहां तो गड़बड़ है, मोदी जी हर बार बात तो करके आते हैं, मेटेरियलाइज कुछ नहीं होता है। सबसे पहले मैं जनरल साहब का शुक्रिया करना चाहता हूं, बल्कि स्पष्ट रूप से उन्होंने क्वाड के बारे में बताया। जनरल साहब एक आउटस्टैंडिंग सोल्जर हैं एंड एन अमेजिंग सन ऑफ इंडिया। थैंक यू जनरल साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। सर, जो भी चीजें होती हैं उसमें समय लगता है। फॉरेन पॉलिसी में ओवरनाइट यू टर्न नहीं होते हैं सर, डिवेलपमेंट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हल्के 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 हम आगे बढ़ते हैं। आज आधार क्या है हमारी दोस्ती का अमेरिका के साथ? सबसे पहले है डिफेंस। ये आप जानते हैं कि 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स हैं। मैं आपको ये बता देता हूं सर कि आज वो हमारी फौज की तरफ बहुत इज्जत से देखते हैं। 65, 71, 1999, 2019, 2020 के बाद वो समझ चुके हैं हमारी क्षमता क्या है। और आपके करोड़ों दर्शक जो ये देख रहे हैं, आपको एक अच्छी सी दिलचस्प बात बताता हूं। 2004 में पहली बार एयरफोर्स एक्सरसाइज हुई, भारतीय एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स में, और जो 100 हिट्स की इलेक्ट्रॉनिक हिट्स 90% भारतीय लड़ाकों ने अमेरिकी लड़ाकों को हरा दिया। और एक अमेरिकी जनरल बोले कि मुझे तरस आता है उस विदेशी पायलट पर जो भारतीय एयरफोर्स के साथ पंगा लेगा, क्योंकि वो घर नहीं लौटेगा। दूसरी चीज सर, डायस्पोरा। कमला हैरिस को तो आप जानते हैं, लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा 4 मिलियन की है, 40 लाख की, हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट में है, और भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत कर रहे हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट। मैंने सुना अभी किसी से कि अमेरिका से कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आ रहा। सर आप क्षमा करें, लेकिन जो फिगर्स मेरे पास आए हैं हमारी एम्बेसी से, वो तो कुछ दूसरी कहानी सुनाते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय हमारे पास यूनाइटेड स्टेट से आ रही है, फ्रॉम एनी सिंगल कंट्री। और आज की जो तारीख है, अबाउट $30 बिलियन आ चुका है या कमिट हो चुका है। कुछ कंपनियां छोड़ के चली गई हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस डिसीजन होता है। अगर आपका नुकसान हो रहा है आप चले जाएंगे, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं, मेरा प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं है, अमेरिका में भी हमारी कई कंपनीज बंद हो गई हैं, चाइनीज कंपनीज बंद हो गई हैं, लोग पसंद नहीं करते तो नहीं खरीदेंगे। इसमें होस्ट कंट्री की गलती नहीं होती सर, प्रोडक्ट अगर एक्सेप्ट ना किया जाए तो कैसे। चौथी चीज, एजुकेशन। आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सेटअप किया। आज 2 लाख हमारे स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में, और 55,000 को अभी वीजा दिया है। अमेरिकन एम्बेसडर कहते हैं कि वी आर वेरी लिबरल विद इंडियन स्टूडेंट्स, जो वो चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। 5वीं चीज, कल्चर सर। योगा का तो आप जानते हैं कि अभी मैंने स्टेटिस्टिका पे जो आंकड़े देखे हैं, 10% अमेरिकन रोज योगा करते हैं, और उनमें शामिल है कमला हैरिस के पति, वो भी योगा करते हैं। एंटी टेरर कोऑपरेशन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर कोऑपरेशन बढ़ रहा है, शेयर्ड वैल्यूज तो हमारी हैं ही। मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि आज की जो दोस्ती है हमारी, वो इसलिए है, जैसे चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, कई हजार साल पहले, कि स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। अमेरिका का स्वार्थ यह है कि सेकंड मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी के साथ वो दोस्ती चाहता है। हमारा स्वार्थ यह है कि अमेरिका जो कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, हम उसके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। ये जो संगम है सर, इसको कोई रोक नहीं सकता। विक्टर ह्यूगो, फ्रेंच थिंकर, ने बहुत साल पहले कहा था कि एक आइडिया आ चुका है, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया, जिसका समय आ चुका है। इस आइडिया का समय आ चुका है। ठीक है सर, किस आइडिया का समय आ चुका है? तहसीन पूनावाला, आपका आइडिया क्या है ये पूछूंगा। संजू वर्मा फिर जुड़ गई है। संजू जी प्लीज नाराज मत होइएगा, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। अखिलेश शुक्ला रीवा से मेरे एक दर्शक। अखिलेश, क्या कहेंगे इस विजिट पर? सर मेरा कहना यह है कि
इस विजिट का खास मुद्दा भी हाल फिलहाल जो अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सारे देशों में लगभग अभी किसी ने भी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। और सुरक्षा की दृष्टि से भारत की जो चारों तरफ की सीमाएं हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और अफगानिस्तान में जो सरपरस्ती पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान में, और तालिबान को बढ़ावा देने को और हर मंच में उसको स्वीकृति दिलाने की जो प्रयास कर रहा है, तो उस संबंध में मोदी जी का जो पिछला रिकॉर्ड आतंकवाद और कट्टरवाद के संबंध में रहा है वही होना चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति से उनकी चुनाव के बाद पहली मुलाकात हो रही है और जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होने वाली है। तो बिल्कुल सही अखिलेश जी, आपने कहा। आप यहीं रुकिए, मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद संजू वर्मा जी से शुरुआत होगी। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। जो बाइडेन से पहली बार आमने सामने मिलेंगे उनके राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद। इससे पहले जो बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर दे चुके हैं। यानी पहचान पुरानी है, अब नए ढंग से कैसे नई गाड़ी आगे बढ़ती है इस पर सबकी नजर होगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन संजू वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब मेरे साथ मौजूद है, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा मेरे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला फिलहाल नहीं जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, और सविता पटेल वरिष्ठ पत्रकार यूएस से मेरे साथ जुड़ी हुए हैं। संजू जी आपसे शुरुआत करूंगा, फिर मनोज सर से एक विवेक सवाल पूछना चाहते थे, मैं जरूर पूछवाऊंगा सवाल। संजू जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह की बातें विवेक कह रहे हैं कि नहीं कोई होप नहीं है, तहसीम कह रहे हैं कि नहीं भारत और अमेरिका के संबंध तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, मनमोहन साहब ने जहां बढ़ा दिए वहां गाड़ी रुक गई, उसके बाद हम फेल होते जा रहे हैं, क्या ये परसेप्शन से आप सहमत है? आपके एडिटर इन चीफ मिस्टर गैरोला ने कुछ बहुत अहम तथ्य हम सबके सामने रखे और मैं सिर्फ उस डिस्कशन को आगे लेते हुए बिना ज्यादा वक्त लिए बोलना चाहती हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है, तो कान खोलकर सुन लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान भारत, जिसके तहत 2 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज दिया गया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भारत का सबसे बड़ा शौचालय अभियान, जिसके तहत 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय खोले, और दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के तहत हुआ। तीसरी बात आपको जानकर खुशी होगी, पिछले हफ्ते जर्मनी को रिप्लेस करके इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी चौथी बात सुनिए, विश्व में 2nd नंबर पर है भारत स्टील प्रोडक्शन में। और एक बात कान खोलकर सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, तीसरे नंबर पर भारत है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, ओके। चौथे नंबर पर है विश्व में भारत ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, एंड इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत। सुन लीजिए, बौखलाइए मत, चुप रहिए। नरेंद्र मोदी जी ने तो सुपर पावर बना दिया इंडिया को, ऐसा लग रहा है आपकी दिमाग साइड पर रखकर आते हो। आपकी बात सुन करके तो लग रहा है कि यहाँ सुपर पावर बन गए। और एक चीज दीपक जी अभी भी जाती है, चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा आप बोलिए संजू जी, आप बोलिए। विवेक जी रुक जाइए 1 मिनट, आप ही से जवाब लूंगा, चिंता मत करिए, बोलिए संजू जी। ठीक है, 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट, 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, 2nd लार्जेस्ट 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर, 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, थैंक्स टू पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं। मुझे मत समझाइए, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हूं लगभग 15 साल से ज्यादा, इसलिए इकोनॉमी पर मुझे तो भाषण विवेक श्रीवास्तव से नहीं चाहिए। एक चीज दीपक जी, जो लोग ये कहते हैं कि भाई चीन से हम डर गए, तो पहली बार ऐसा हुआ कि फरवरी 2021 में चाइना जैसी विस्तारवादी नीति में विश्वास रखने वाली ताकत को हमने वॉलंटरली डिसएंगेज करने पर पैंगोंग सो के फिंगर 8 तक मजबूर कर दिया जाने के लिए, जो आज तक नहीं हुआ। अरे विवेक श्रीवास्तव, आपने तो इंडिया को पता नहीं कहां बता दिया। स्क्वायर किलोमीटर आप सुनिए, प्रश्न सुनिए। अरे मैडम, आपने बहुत मोदी नामा का गाथा कर लिया फर्जीवाड़ा, आप जरा मुझे बोलने दीजिए। चीनियों को आपका
केरला मॉडल। संजू जी आप रुक जाइए संजू जी वक्त कम है, मुझे शो क्लोज भी करना है। विवेक जी जवाब, एक क्विक 30 सेकंड का जवाब और मनोज सर से सवाल, वो जरूर जवाब देना चाहेंगे आपकी बात। मुस्कुरा रहे धीरे धीरे। जी सुनिए, मैं मनोज सर से सवाल करूंगा क्योंकि संजू जी से सवाल करना व्यर्थ है। मनोज सर पढ़े लिखे आदमी हैं और ये शिक्षित हैं और मैं इनको समझता हूँ, समझदार। सर आपने सिर्फ मोबाइल फोनों की बात की, आपका पूरा वक्तव्य। अरे मैडम मैं मनोज जी से बात कर रहा हूँ, आप साइड बैठे, आप क्या नहीं रहे। मनोज जी बताइए, आपने सारा का सारा वक्तव्य, थैंक यू, आपने सारा का सारा वक्तव्य मनोज सर मोबाइल फोन के चारों तरफ किया। दूसरी बात, आप सिंगापुर जाइए या आप दुबई जाइए, आप कहीं भी बिजनेस करेंगे आपको 49% शेयर ही मिलेगा। 51% शेयर या तो वहां का लोकल अरब रखता है या यहां का सिंगापुर नेशनल। इंडिया के अंदर 100% एफडीआई से आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप आत्मनिर्भर नहीं है, आप भिक्षा मांगने जा रहे हैं। और जो यहां की स्थिति है इकोनॉमी की, जो आपने एक बहुत ग्लोरिफिकेशन मनोज सर पेश करा, क्या वाकई इकोनॉमी ऐसी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में BA LLB की फीस, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, 30 लाख रुपए है। IIM से अगर आप MBA करेंगे तो फीस है 25 लाख रुपए। क्या यह मिडिल क्लास और एक गरीब घर का लड़का पढ़ सकता है? क्या ये एक अच्छी हेल्दी इकोनॉमी के साइन है? सर भी IIT से पढ़े हुए हैं, बता सकते हैं? सर भी IIT से पढ़े हुए और इसी बैकग्राउंड से आते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर भी IIT से पढ़े हुए हैं, पूछ लेते ना, जवाब ले लेते हैं, विवेक भाई जवाब ले लेते हैं। सर जवाब आज क्या है? IIMs की फीस से बताइए सर, आप बताइए सर। ऐसा है मेरे ख्याल से विवेक जी, हमारे जो बातचीत का जो टॉपिक है, कहाँ पड़ेगा? हमारा जो विषय है वो प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ उनके जो कार्यक्रम है उसी से संबंधित है। चाहे वो उनकी UN में स्पीच है, चाहे बिजनेस लीडर के साथ मीटिंग है, चाहे उनकी बाकी मीटिंग्स हैं। और जो बात आप कर रहे हैं उसके लिए हमें पूरे बहस के लिए पूरा 1 घंटे का समय चाहिए। मेरे ख्याल से जो हमारा टॉपिक है हम उसी पर अगर लिमिट करके रहें तो वही ठीक है। और जो FDI है, FDI सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज में 100% परमिटेड है। ये कोई हर जगह 100% FDI परमिटेड है। 100% FDI नहीं होने का उसके आपको वर्क वीजा तो देते नहीं अमेरिका में। 100% FDI वहाँ परमिटेड है। हमारे हिंदुस्तानी कंपनियां गई हुई हैं, हिंदुस्तानी कंपनियों ने बड़ी हमारे देश ने बड़ी कंपनियां वहाँ खोली हैं। सुनील मित्तल के ही अगर आप देखें, हमारे यहाँ एयरटेल में 35 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, वहाँ उनके टेलीकॉम नेटवर्क चल रहे हैं। सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, मत करिए ऐसा। मनोज सर का सिंगल फ्रेम प्लीज। और आप जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली रॉन्ग है। दूसरी चीज, अभी तहसीन पूनावाला जी ने बोला कि साहब सारा इन्वेस्टमेंट भाग गया। अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखें तो मनमोहन सिंह के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट था वो 20 बिलियन डॉलर, 21 बिलियन डॉलर के करीब था अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, जब मनमोहन सिंह जी PM थे। पिछले 4 साल में जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है वो 40 बिलियन डॉलर से ऊपर है, 45 बिलियन डॉलर के करीब। तो ये गलत फैक्ट्स किसी डिबेट में प्रेजेंट करना किसी भी पैनलिस्ट का, मेरे को लगता है कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसा फैक्ट जो कि हर किसी को मालूम है। आपको ध्यान होगा कि पिछले 1-2 साल में फेसबुक, ये और जितनी भी अमेरिकन बड़ी कंपनीज थी, IT कंपनीज, वो सब इंडिया में आई और उन्होंने आकर इन्वेस्टमेंट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह के टाइम गलत काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ और होना भी चाहिए। चाहे कांग्रेस की सरकार हो तो उसका काम अच्छा होना चाहिए। उसी तरीके से अगर BJP ने कोई अच्छे काम करे हैं इस सरकार ने, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्होंने ज़रूर कुछ इनकी खामियां भी रही होंगी, हमें उसके ऊपर भी डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ एक ही चीज़ तक सीमित है, प्रधानमंत्री की जो बाहर जो अभी US की जो यात्रा है उसको लेकर। जनरल सिन्हा, आप कितने होपफुल हैं और डिफेंस में क्या नया उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही अहम सवाल है, बहुत बड़ी उम्मीद है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, जिस तरह से SCO के अंदर में हमने अपनी नीतियां ली। देखिए, अफगानिस्तान को सब जम कर रहे थे कि हम उनको मान्यता दे देंगे, और यहाँ पर डिबेट में करता था, हर एक लोग कहते थे, बहुत लोग हंजा में कहते थे, पर आज कोई नहीं दे रहा है। केवल भारत ने पहल की है और सारे लोग भारत की तरफ आस लगा के देखें। चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे पूरे विश्व के अंदर में शांति हो, कंटेनमेंट हो, और बहुत सारी चीजें, कनेक्टिविटी, आपको सप्लाई चेन, जो ये बर्जुअस की लड़ाई, जो दादागिरी है, जो हेजेमनिक बिहेवियर है, फ्री एंड ओपन ट्रेड, जो उसकी बात कर रही है, केवल एक ही देश कर रहा है और सब लगेंगे उसके पीछे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर में अनवर साहब ने बहुत बड़ी बात की,
पहला बार है जब आपकी तेजस लोग खरीद रहे हैं। हम लोग 85% चीजें खरीदते थे, सामरिक चीजें, आज तेजस खरीदे जा रहे हैं, प्रमोद बिक रहा है, लोगों को मार हम नहीं कर सकते। आपके बुलेट प्रूफ, आप 7 कंट्री को बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड कर रही है इंडिया। अब कहां है, किस वर्ल्ड में है? ठीक है, मैं सीधे सविता के पास चलता हूं। सविता, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन कंक्लूडिंग कमेंट आपका। मुझे ये बताइए, कोविड की दवाई नहीं थी आपके पास, ऑक्सीजन नहीं था। मुझे ये बताइए सविता, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद अमेरिकी धरती पर फिर से हमला हो सकता है, आतंकवाद का खतरा अमेरिका से बढ़ गया है, उनकी तादाद कितनी है अमेरिकन्स में? अमेरिकन बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ टेररिज्म बढ़ जाएगा। डेफिनेटली जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनको पता है कि उनको थोड़ा सा अपना एंटेना अप करना पड़ेगा ज़्यादा। पिछले 20 साल में वो लोग बहुत सेफ थे। हरदम अमेरिका टारगेट रहा है, और जिस तरह से उन लोगों ने बिल्कुल स्मॉल स्केल पे कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करने से लेके जिस तरह से सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर लिया है पिछले 15 साल में, सितंबर 11 के बाद में स्पेशली, बहुत स्मॉल लेवल से लेके हाई लेवल तक उन लोगों ने एक एंटी टेररिज्म सिस्टम बना दिया है कंट्री में। और वो लोग ये मानते हैं बहुत स्ट्रांगली कि वो सिस्टम वर्क किया है और वो करता रहेगा, और वो लोग सिक्योरिटी थ्रेट्स अवर्ट कर पाएंगे। दीपक, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि क्योंकि अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप्स चेंज होते आ रहे हैं, और अब एक चाइना को एक तरह से थ्रेट महसूस किया जाता है अमेरिका में, इसलिए इंडिया की तरफ अमेरिका देख रहा है कि इंडिया एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग बेस या एक सेकंड ऑप्शन बन जाए अमेरिका के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है ये। तो इस मीटिंग में कहीं ना कहीं इंडियन अमेरिकन जो लॉबी करते आए, चाहे न्यूक्लियर डील हो, चाहे इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो, बैक चैनल्स में इंडियन अमेरिकन का बहुत अहम रोल रहता है लॉबिंग में। उनका ये मानना है कि अमेरिका इंडिया को एक सेकंड ऑप्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहता है, एंड इंडिया हैज़ टू राइज एंड यूज दैट एंड कैपिटलाइज, कि वो उस चीज को एक तरह से इस्तेमाल करके एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। और यही बात मनोज सर कह रहे थे, शुरुआत ही उन्होंने पूरी अपनी बात की इसी से की थी कि कैसे भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए एक नए रास्ते, नए दरवाजे खुल सकते हैं। विवेक जी अभी जुड़ेंगे 3-4 दिन, अभी और मौके मिलेंगे, और आप फिर बोलिएगा, आप फिर बोलिएगा। देखिए सविता भी जाते जाते बोल रही है भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, तो आप ये मत बोलिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में हम जीरो हो गए। मैं तो कह रहा हूं आप बनाइए, आप आत्मनिर्भर बनिए, भारत को सुपर पावर बनाइए, हम तो चाहते हैं ऐसा हो। लेकिन ये हवाई किले नहीं, कुछ जेन्युइन बात हो। देखिए मैं डेटा पे बात करता हूं, इसीलिए मनोज सर से बात करना पसंद करता हूं मैं। ठीक है, ये तो नारेबाजी वाले आ गए, बीजेपी वाले। चलते योगेश मिश्रा, मेरे एक दर्शक मुंबई से, उनका आखिरी कमेंट लेंगे। योगेश, क्या उम्मीदें हैं आपको प्रधानमंत्री की इस विजिट से? आपको लगता है कुछ अच्छा होगा? जी दीपक जी, धन्यवाद आपको शो में जोड़ने के लिए। मेरी बस एक ही सवाल है सिन्हा जी से भी और आपके एडिटर इन चीफ जी से भी। अमेरिका एक ऑटोमेटिक सैंक्शन लगाता है CAA TSA का जब कोई भी रशियन आर्म्स खरीदे कोई भी कंट्री तो, और इंडिया में अभी आप जानते होंगे कि 2021 के एंड में हमको S-400 मिसाइल्स मिलने वाली हैं, एंड ऑटोमेटिकली ये सैंक्शन लग जाते हैं। तो क्या मोदी जी के इस विजिट में ये एजेंडा भी ज़्यादा ऊपर नहीं होगा जहाँ पे हम अमेरिका से ये सैंक्शन हमारे ऊपर ना लगे, इस पर चर्चा कर पाए? ठीक है योगेश, इस बात को हम जरूर आपके फैक्टर में रखेंगे, और आपके सवाल को मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूं, फिर से प्ले आउट करूंगा, क्योंकि अगले 5 दिन तक हमको इस पर डिस्कशन करना है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन चलते चलते मैं बता दूं कि देश की बहस की जनता के दर्शक क्या कहते हैं। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में क्या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी सक्षम है? 98% लोग बोलते हैं हाँ, 98% लोग, बहुत बड़ा नंबर है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला हमेशा जारी है।